आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिरकुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्रिटिकल मास न्यूक्लियर फिजिक्स की एक थियरी है। इस थियरी के हिसाब से एक एक्सप्लोजन रिएक्शन के लिए कुछ न्यूक्लियर मटेरियल के मास की ज़रूरत होती है। एटॉमिक बॉम्ब के बनने के बाद ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मशहूर हो गया था। बाद में जाकर कुछ सोशल साइंटिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स को ये समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम का है। एक पार्टी में क्रिटिकल मास होता है, उसमें तभी मज़ा आता है जब उसमें काफ़ी लोग हों। कंज्यूमर गुड्स में भी क्रिटिकल मास होता है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर तभी पहुंच पाते हैं जब वो कुछ लिमिटेड यूनिट्स बेच देते हैं। क्रिटिकल मास जैसे कॉन्सेप्ट्स कई फील्ड्स में अप्लाई होते हैं। ये आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मेंटल मॉडल्स कहते हैं। ये मॉडल्स उन इवेंट्स पर बेस्ड हैं जो हिस्ट्री में होते आए हैं। ये लोगों और ग्रुप्स के बिहेवियर का अंदाज़ा लगाने के सटीक तरीके हैं। ये समरी आपको कई तरह के मेंटल मॉडल्स से रूबरू कराएगी। इनमें से कुछ कॉम्पिटिशन्स में काम आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुए हैं। आप कुछ ऐसे जनरल मॉडल्स भी सीखेंगे जो आपको लाइफ के ज़रूरी फैसले लेने में मदद करेंगे। आप गलतियों को कम करने के साथ साथ अपने वक्त और पैसे को कैसे बचाया जाए, इस बारे में भी सीखेंगे। हम जानते हैं कि अच्छे और सही फैसले लेने के लिए सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये आपको कुछ नए मेंटल मॉडल्स के करीब ले जाते हैं। ये समरी कुछ ऐसे ही मेंटल मॉडल्स पेश करेगी जो आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे। बीइंग रॉन्ग लेस। आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट में फैसले लेते हैं। ये सिंपल चीज़ों को सिलेक्ट करना भी हो सकता है, जैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हैं। अपनी एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और करियर के बारे में फैसला लेना इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके फैसलों का क्या नतीजा होगा, इसके बावजूद आप हमेशा सही फैसला ही लेना चाहते हैं। कभी-कभी एक बेस्ट फैसला लेने के रास्ते में सबसे बुरे या गलत फैसलों से बचना भी शामिल हो सकता है। यहीं पर इनवर्स थिंकिंग का मेंटल मॉडल काम आ सकता है। सोचिए कि आखिर आप क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर ये सोचिए कि आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट कैसे करेंगे। इन्वेस्टिंग का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। इसका बिल्कुल इनवर्स ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें पैसे डूबने का सबसे कम रिस्क है। इनवर्स थिंकिंग डाइटिंग पर भी अप्लाई हो सकता है। बेस्ट डाइट का मतलब है सिर्फ हेल्दी फूड खाना, लेकिन इसका इन्वर्स है अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना। एक शेफ और एक कुक के बीच बहुत फ़र्क है। एक कुक खाना बनाने के लिए रेसिपीज़ को फॉलो करता है। एक शेफ इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के बाद उन्हें परफेक्ट तरीके से जोड़ता है। उसे एक लाजवाब डिश तैयार करने के लिए किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक शेफ ये समझता है कि खाने में जायका कैसे लेकर आना है। दूसरी तरफ एक कुक सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानता है। एक असली शेफ ही खाना बनाने में अच्छे फैसले ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कुकिंग के आर्ट के बेसिक्स को बखूबी जानता है। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो आपको फंडामेंटल फैक्ट्स को समझने की ज़रूरत होती है। आपको आर्ग्यूइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी जिन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है, से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान प्रोफेशनल्स भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इलॉन मस्क का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वो टेस्ला, जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कॉस्ट को कम करना। बैटरी पैक्स उनके सबसे बड़े खर्चों में से एक हैं। इनका खर्चा $600 पर किलोवाट आवर बिजली तक जा सकता है। कई कंपनियों ने यह माना कि बैटरी पैक्स अपने नेचर की वजह से महंगे होते हैं, लेकिन मस्क इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने बैटरी में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को ध्यान में रखकर आर्ग्यू फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। इन मटेरियल्स में कार्बन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कुछ पॉलीमर्स शामिल हैं। मस्क को पता चला कि एक बैटरी के मटेरियल की कॉस्ट लगभग $80 पर किलोवाट आवर बिजली है। बाकी $520 बैटरी को असेंबल करने की कॉस्ट है। असेंबली की कॉस्ट को कई तरीके से कम किया जा सकता है। इस डिस्कवरी की वजह से टेस्ला को दूसरे कंपेटिटर्स के मुकाबले काफ़ी एडवांटेज मिला। लेकिन मस्क ने जिस सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया, उसके बिना ऐसा कर पाना नामुमकिन था।
फिजिक्स में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम का मेंटल मॉडल होता है। इसका मतलब एक ऑब्जर्वर यानी देखने वाले को ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। जैसे जब आप ट्रेन में होते हैं तो आपको कोई भी बेड या सीट चलती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन बाहर से देखने वाले शख्स को ये सभी चीज़ें तेज़ी से दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ ट्रेन में बैठे आदमी और बाहर खड़े आदमी दोनों के अलग अलग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लिए नया नहीं है। दुनिया को देखने का आपका तरीका लॉजिकल नहीं है। आपके थॉट्स और इमोशंस इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब है कि हम फ्रेमिंग नाम के जाल में फंस सकते हैं। ये तब होता है जब कोई बहुत ही कन्विंसिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक आइडिया को प्रेजेंट करता है। जैसे उस एम्प्लॉय के बारे में सोचिए जो एक महंगे बजट वाले प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी से पास करवाना चाहता है। अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही उसके कॉस्ट की बात करेगा तो वो प्रोजेक्ट वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बजाय वो प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से फ्रेम कर सकता है जिससे वो यूनिक लगे। एम्प्लॉय ये दिखा सकता है कि इससे कंपनी के कंपेटिटर्स की इमेज कमज़ोर पड़ सकती है। अब इस प्रोजेक्ट के पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। जब भी आप कोई नया आइडिया सुनते हैं तो थोड़ा रुककर उसके बारे में सोचिए। क्या आप फ्रेमिंग की वजह से उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट तो नहीं कर रहे? उस आइडिया को स्टडी करने के लिए दूसरे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? ऐसी सोच रखने से आपको बेहतर और ज़्यादा लॉजिकल फैसले लेने में मदद मिलेगी। हमारे ज़्यादातर फैसलों में लोग शामिल होते हैं। हमें उनके एक्शन के लिए उन्हें जज करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। एक मेंटल मॉडल जो बहुत नुकसानदायक हो सकता है वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसका मतलब ऐसा मानना कि लोग जैसे चाहते हैं वैसे ही काम करते हैं या उनके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। अब रोड पर गाड़ी चलाते एक लापरवाह ड्राइवर को ही ले लीजिए। आप हमेशा यही सोचते होंगे कि ऐसे लोग पागल और अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन क्या पता वो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जल्दी में हो। इस केस में आपने ड्राइवर को अनफेयरली जज किया होगा। सेल्फ सर्विंग बायस भी ऐसा ही एक मेंटल मॉडल है। इसमें हम अपनी गलतियों को सही या जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। जैसे आप रोड के रूल्स तोड़ने के लिए खुद को कभी ब्लेम नहीं करते। सोचिए कि आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या किसी गाड़ी को रिस्की तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं। आप ये कहकर अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करेंगे कि ट्रैफिक के रूल्स पुराने हो गए हैं या दूसरे ड्राइवर्स बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और सेल्फ सर्विंग बायस को अवॉइड करने की कोशिश करें। ये आपसे आपकी गलतियां छुपाते हैं। ये आपको दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए भी मजबूर करते हैं। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल। आप जो फैसले लेते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा या अंजाम तो होता ही है। हम अपनी चॉइस से लिए गए सभी फैसलों के रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी इसका असर अनइंटेंडेड मतलब गैर इरादतन भी होता है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। कुछ मेंटल मॉडल्स हैं जो आपको अनइंटेंडेड नेगेटिव नतीजों को अवॉइड करने की मदद कर सकते हैं। द बॉस्टन कॉमन यूएस का एक पार्क है, लेकिन 1630s के आसपास ये घास के एक खुले मैदान की तरह था। उस वक्त कॉमन उस जगह को कहा जाता था जहां किसान अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे। बॉस्टन कॉमन से सिर्फ 200 गायों का ही पेट भर सकता था। इससे ज़्यादा के लिए घास को दोबारा वापस आने का वक्त ही नहीं मिलता था। आमतौर पर अपनी गायों का पेट भरने की ड्यूटी किसानों की होती है। यही वजह है जिससे खेतों में ज़्यादा जानवर नहीं रखे जा सकते। लेकिन बॉस्टन के किसानों को खाने के बारे में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी गायों को सीधा कॉमन ले जाते थे। इसी वजह से अमीर परिवारों ने और गायों को खरीदना शुरू कर दिया था। कुछ सालों में ही बॉस्टन कॉमन एक खाली ज़मीन बनकर रह गई। इस घटना की वजह से ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स नाम का एक मेंटल मॉडल बना। जब लोग लिमिटेड रिसोर्स को शेयर करने लगते हैं तो वो उसे हद से ज़्यादा यूज़ करके नष्ट कर देते हैं। कई देशों में मरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स की वजह से जूझ रहा है। फिशिंग बोट जितनी मर्जी उतनी मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरे सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से अनइंटेंडेड परिणाम के रूप में ये मछलियों की आबादी को खत्म कर रहा है। अब ओवर फिशिंग यानी हद से ज़्यादा मछली पकड़ने की वजह से कई देशों की फिशिंग इंडस्ट्रीज फेल हो रही हैं। अनइंटेंडेड नतीजे अक्सर तब आते हैं जब लोग कोई रिस्क लेते हैं। मॉरल हैजार्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि लोग रिस्क तभी लेते हैं जब वो प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है उनके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होता वो रिस्क लेने से डरते हैं।
मॉरल हैजार्ड्स तब भी होते हैं जब आप किसी दूसरे इंसान के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, बिल्कुल एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह। उनका काम है आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसीजन आपके पैसों के इस्तेमाल से किया जाता है। इसलिए एडवाइजर्स रिस्क लेते हैं ताकि उनका पैसा अनइंटेंडेड नतीजों की वजह से डूब न जाए। यह एग्जाम्पल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है। फाइनेंशियल एडवाइजर एक एजेंट है और आप प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम तब आती है जब एक एजेंट प्रिंसिपल की इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। जैसे पॉलिटिशियन उन लोगों के लिए शायद ही कुछ अच्छा करते हैं जो उन्हें वोट देते हैं। कई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से होती हैं। ऐसा तब होता है जब दोनों पार्टीज के पास सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसलिए जिस पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत फैसले ले लेती है। लेकिन एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के खतरे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से कहीं बढ़कर हैं। कुछ केसेस में तो ये पूरे बिजनेस सेक्टर को ही डुबा सकती है। यूज्ड कार्स यानी इस्तेमाल की गई पुरानी गाड़ियों के एक सेल्समैन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ यूज्ड कार्स ऐसी भी होती हैं जो अच्छे से मेंटेन्ड होती हैं, कुछ टूटी फूटी और खराब हालत में होती हैं। सेलर हर गाड़ी की क्वालिटी के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन बायर्स को इस बारे में कुछ खबर नहीं होती। अब अगर आप एक बायर हैं तो आपको लगता है कि सेलर आपको खराब गाड़ी देगा, इसलिए आप पुरानी गाड़ियों के लिए कम से कम प्राइस देने की कोशिश करते हैं। ऐसे मार्केट में अच्छी गाड़ियों को बेचना प्रॉफिटेबल नहीं होता, इसलिए आखिरकार मार्केट में वही सेलर्स टिक पाते हैं जिनके पास खराब गाड़ियां होती हैं। अगर सेलर अपनी गाड़ियों की क्वालिटी को लेकर ईमानदार हो जाएं तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। खुद के लिए टारगेट सेट करना अच्छा होता है, लेकिन दूसरों को गोल्स देने के नुकसानदेह अनइंटेंडेड नतीजे भी हो सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल 1900 की शुरुआत में सोवियत यूनियन में देखा गया था। उस देश ने टायर, कील और कपड़े बनाने का गोल सेट किया। उसके बाद अलग अलग फैक्ट्रीज को उस टारगेट को उस साल में पूरा करने के लिए कहा गया, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कपड़े के मैन्युफैक्चरर्स को 10,000 यार्ड कपड़ा बनाने के लिए कहा था। फैक्ट्रीज ने ढीले ढाले बुने हुए और लो क्वालिटी का कपड़ा बनाया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने फैब्रिक का एक फिक्स्ड वेट बनाने का टारगेट भी सेट किया, तो फैक्ट्रीज ने इतना मोटा, रफ और भारी मटेरियल बनाया जिसका मुश्किल से इस्तेमाल किया जा सकता था। फैक्ट्रीज कम से कम एफर्ट में अपना गोल अचीव करना चाहती थी, इसलिए आखिर में उनके प्रोडक्ट लो क्वालिटी के ही बनते थे। इस घटना को गुडहार्ट्स लॉ कहते हैं। जब आप परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक टारगेट सेट करते हैं तो लोग उन गोल्स को पूरा करने के लिए धोखा देने लगते हैं। कुछ केसेस में आप लोगों को रिवॉर्ड देकर परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसका एक एग्जाम्पल उस वक्त का इंडिया था जब वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। इंडिया में कोबरा की बड़ी पॉपुलेशन ने ब्रिटिश लोगों की नाक में दम किया हुआ था। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कोबरा को मारने वाले हर इंसान को पैसा ऑफर करती थी। इसलिए कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कोबरा को पालना और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा क्योंकि कोबरा की पॉपुलेशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों को रिवॉर्ड देकर प्रॉब्लम को बिगाड़ना अब कोबरा इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। स्पेंड योर टाइम वाइजली। उर्सा माइनर नाम के कॉन्स्टेलेशन में पोलैरिस सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर स्थित है। पुराने जमाने में एक्सप्लोरर्स पोलैरिस की तरफ देखकर अपनी लोकेशन ढूंढ लेते थे। अगर वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे तो वो इस तारे को फॉलो करते थे। इसी वजह से पोलैरिस को नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता था। लाइफ अनगिनत डिस्ट्रैक्शन से भरी होती है। बेकार की चीज़ों पर अपना टाइम और एफर्ट ज़ाया करना बहुत आसान होता है। इसलिए खुद को गाइड करने के लिए आपको भी एक नॉर्थ स्टार की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई भी लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नॉर्थ स्टार जल्दी रिटायर होना होता है, जिसके लिए वो बहुत सा पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इस दुनिया से भूखमरी ख़त्म करने जैसे चैलेंजिंग गोल भी चुन सकते हैं। नॉर्थ स्टार का मकसद है आपको काम करने के लिए कोई लक्ष्य या मकसद देना। लोग अक्सर वक्त के साथ अपने गोल्स बदल देते हैं। जॉब मिलने, बच्चा होने और एक इंसान के रूप में ग्रो करने से आपका नॉर्थ स्टार इवॉल्व यानी डेवलप भी हो सकता है। इसलिए एक गोल होने से आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, जिससे आपका वक्त भी कम ज़ाया होता है। अच्छा नॉर्थ स्टार होने से आपको 2 फ्रंट वॉर्स लड़ने से बचने में भी मदद मिलती है। इस टर्म का जन्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। जर्मनी वेस्ट में यूरोप के साथ और ईस्ट में रूस के साथ जंग लड़ रहा था। इसलिए जर्मन्स ना साइड से और ना ही फ्रंट यानी आगे से अच्छे से लड़ पा रहे थे। आखिरकार वो दोनों जंग हार गए। जब आप 2 प्रॉब्लम्स को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों को ही ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते। फिर भी हम इसे रोज़ मल्टीटास्किंग का नाम देकर करते रहते हैं।
कभी कभी एक काम को बुरे तरीके से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है टीवी देखते हुए कपड़े समेटना, लेकिन ज़रूरी टास्क को लेकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेंटल मॉडल अक्सर बिजनेस में भी देखा जाता है। रिटेल स्टोर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यूएस में वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसे कई सस्ते सुपरमार्केट्स हैं। वेगमन्स जैसे कुछ ऐसे रिटेलर्स भी हैं जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऊंचे दामों पर बेचते हैं। एएनपी एक ऐसा स्टोर है जो मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करता है। फिलहाल एएनपी सस्ते और हाई एंड स्टोर्स के खिलाफ टू फ्रंट वॉर हार रहा है। एक वक्त में एक टास्क को चुनना मुश्किल हो सकता है। आइजनहावर्स का डिसीजन मैट्रिक्स एक ऐसा मेंटल मॉडल है जो इन फैसलों को थोड़ा आसान बना देता है। ये सभी ड्यूटीज को उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी, यानी जिसे तुरंत करने की जरूरत हो, के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट देता है। कैटेगरी 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई अर्जेंसी वाले टास्क आते हैं। इसमें मेडिकल इमरजेंसी से लेकर काम की डेडलाइन आती है। कैटेगरी 2 में हाई इंपॉर्टेंस होती है लेकिन लो अर्जेंसी होती है। ऐसे टास्क्स के एग्जाम्पल हैं कोई नया स्किल सीखना या बिजनेस रिलेशनशिप बनाना। कैटेगरी 3 में ऐसे काम आते हैं जिनके लो इंपॉर्टेंस के साथ हाई अर्जेंसी होती है। इसमें ज़्यादातर इवेंट्स और पार्टीज आती हैं, लेकिन इसके अलावा ऑफिस में होने वाले छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स भी शामिल किए जाते हैं। आखिर में कैटेगरी 4 में लो इंपॉर्टेंस और लो अर्जेंसी वाले काम आते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कपड़े चूज करना और टेक्स्ट का जवाब देना। सबसे अच्छा होता है कैटेगरी 1 का काम खत्म करने के बाद कैटेगरी 2 की ओर बढ़ना। कैटेगरी 2 को पूरा करने के बाद कैटेगरी 3 की तरफ जाएं, लेकिन ज़्यादातर हम इस ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लोग कैटेगरी 1 और 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैटेगरी 3 और 4 को देते हैं। आइजनहावर्स डिसीजन मैट्रिक्स को फॉलो करने से आपको इन गलतियों से बचने में मदद मिलती है। काम के लिए वक्त का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है। इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि जब हम किसी काम में एक एक्स्ट्रा एफर्ट का घंटा लगाते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो एक पॉइंट पर आकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहना बेकार हो जाता है। एक बार एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट फर्म ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को स्टडी किया, जो दवाई बनाने वाली कंपनी थी। परफॉर्मेंस फर्म को पता चला कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की हर रिपोर्ट 5 बार रिवाइज की गई थी, लेकिन सेकेंड ड्राफ्ट के बाद रिपोर्ट में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि आखिर के 3 रिविजन्स प्रैक्टिकली यूजलेस थे। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में जानने से काफ़ी वक्त बच सकता था। कभी कभी रिविजन से आप किसी प्रोजेक्ट को बचा नहीं सकते, आपको उसे पूरे तरीके से रोकना होगा। लेकिन लोगों को ऐसी चीज़ को बंद करना पसंद नहीं होता है जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की होती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फेल हो रहा है उस पर सिर्फ इसलिए काम करते रहना क्योंकि आपने उस पर कड़ी मेहनत की थी, संक कॉस्ट फैलेसी कहलाता है। संक कॉस्ट फैलेसी हमारे पर्सनल लाइफ पर नेगेटिव असर डालता है, जैसे खराब होने के बावजूद किसी बुक या मूवी को पूरा पढ़ना या देखना, या ठीक करने की कोशिश करते हो एक नाखुश रिश्ते या करियर में बने रहना। डिसीजंस जब भी आप कोई फैसला लेते हैं तो आप उसके अच्छे और बुरे नतीजों के बारे में सोचते हैं। इन सभी नतीजों को डिटेल में लिखना प्रो कॉन लिस्ट कहलाता है। ये लिस्ट डिसीजन मेकिंग का सबसे बेसिक लेवल है। प्रोज का मतलब है अच्छी चीज़ें और आपके फैसलों के नेगेटिव रिजल्ट्स को कॉन्स कहते हैं। किसी नए फैसले के प्रोज के बारे में सोचना बहुत आसान होता है, लेकिन कॉन्स ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। इसे ग्रास इज ग्रीनर इफेक्ट कहते हैं। इस बुक के ऑथर गैब्रियल वेनबर्ग एग्जाम्पल लेते हैं। 2000 में कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों बाद उन्होंने एक ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के बारे में सोचा जिसका काम दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है। इस चॉइस की प्रोज साफ थे। गैब्रियल को इनोवेटर्स के साथ काम करने का मौका मिलता और ये एक लो स्ट्रेस वाला जॉब होने के साथ साथ हाई इनकम जॉब भी था। उस वक्त उन्हें इसमें कोई कॉन्स नज़र नहीं आए, लेकिन कुछ सालों तक इसे ट्राई करने के बाद प्रॉब्लम साफ नज़र आने लगी। गैब्रियल को इतना सोशलाइज करना पड़ता था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। उन्होंने जितने बिजनेसेस के साथ काम किया उनमें से ज़्यादातर अनइंस्पायरिंग और नॉन प्रॉफिटेबल ही थे। आप प्रो कॉन लिस्ट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बदलकर इसे बेहतर बना सकते हैं। इसे करने के लिए आपको सभी प्रोज और कॉन्स को पैसे की वैल्यू देनी होगी। ऐसा करने से आप उन्हें आसानी से कंपेयर कर पाएंगे और साथ ही बेस्ट चॉइस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक घर खरीदने के बारे में सोचिए। आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे पहले आपके आने वाले शुरुआती एक्सपेंसेस के बारे में सोचेगा, जैसे घर की डाउन पेमेंट, फर्नीचर का कॉस्ट वगैरह वगैरह। फिर आपको टैक्स और मेंटेनेंस जैसे लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में भी सोचना होगा।
आपका मेन बेनिफिट घर की वो वैल्यू होगी जब आप उसे बेचेंगे। ऐसे ही एक जगह को रेंट पर देने के कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट कीजिए। अब आप कुछ ऐसे प्रोज और कॉन्स को देखना शुरू करेंगे जिन्हें पैसों में नहीं तौला जा सकता। जैसे लैंडलॉर्ड के साथ माथापच्ची ना करना एक बेनिफिट है, लेकिन एक जगह का ओनर बनने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए। ऐसे कुछ बेनिफिट्स के लिए भी आप एक ऐसे अमाउंट के बारे में सोचने की कोशिश करें जो आपको मिलने वाले कंफर्ट के बराबर है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा करने से आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इससे आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेहतर होगा। इसके अलावा फाइनल चॉइस से पहले आपको हमेशा अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करनी चाहिए। वो आपको कई हिडन कॉस्ट यानी छुपे हुए खर्चे दिखाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। घर लेने जैसे बड़े फैसले में तो ये बात काफ़ी कारगर साबित हुई है। जब भी आप ज़रूरी फैसले लें, ब्लैक स्वॉन इवेंट से सावधान रहें। ये कुछ ऐसी अनलाइकली यानी बहुत कम होने वाली सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपको बड़ा खर्च चुकाना पड़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है अपने घर की वायरिंग को बदलना। मान लीजिए आप उस इलेक्ट्रिशियन को कांटेक्ट करते हैं जिसने आपके घर में तब वायरिंग की थी जब वो बन रहा था। वो आपको $3000 का एस्टिमेट देता है, लेकिन आपके घर के पास रहने वाला दूसरा इलेक्ट्रिशियन आपको $2000 का रेट ऑफर करता है। सस्ते इलेक्ट्रिशियन को कम एक्सपीरियंस है। मान लीजिए कि वो छोटी मोटी गलतियां करता रहता है, यहाँ तक कि अगर आप उसे $500 भी दें तो उसे हायर करना एक बेहतर फैसला है। लेकिन सोचिए अगर इस नए इलेक्ट्रिशियन की वजह से आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ऐसी गलती आपको $3000 से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। पहले वाला इलेक्ट्रिशियन ऐसी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि वो सिस्टम को जानता है। आपको इस ब्लैक स्वॉन इवेंट को ध्यान में रखकर अपनी चॉइस करनी चाहिए। दूसरी तरफ शटेलिया प्रिंसिपल केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी आप टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने जैसे कुछ बदलाव करते हैं तो ये उस सिस्टम के रिस्पॉन्स का अंदाज़ा लगाता है। शटेलिया प्रिंसिपल ये बताता है कि सिस्टम बदलाव को रोकने की कोशिश करेगा। इस प्रोसेस में ये पहले वाली कंडीशन से बदलकर एक नई कंडीशन में आ जाता है। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी को ही ले लीजिए। ज़्यादातर टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट की इनकम इतनी नहीं बढ़ती जितना उम्मीद की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने की आदत बदल लेते हैं। जब आप फाइनली एक फैसला ले लेते हैं तो एक बिजनेस केस लिखिए। ये उस फैसले के पीछे की वजहों को समराइज करता है जो आपने लिया था। ये एक पन्ने का छोटा सा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और एक लंबी और डिटेल्ड रिपोर्ट भी हो सकती है। बिजनेस केस लिखने का फ़ायदा ये है कि ये आपको आपके थिंकिंग प्रोसेस पर दोबारा जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कुछ ऐसी डिटेल्स का खुलासा कर सकता है जो आपने शुरुआत में मिस कर दी थी। इसके अलावा आप अपने बिजनेस केस को फीडबैक के लिए दूसरों के सामने रख सकते हैं। उन्हें सारी चीज़ें बोलकर बताने से ये तरीका कहीं बेहतर है। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े या कंपटीशन के माहौल में फैसले लेना सबसे खराब होता है। इन्हें एडवर्सेरियल यानी विरोध करने वाली सिचुएशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े कहते हैं। इन एडवर्सेरियल सिचुएशंस में फैसले लेने के साइंस को गेम थ्योरी कहते हैं। इस फील्ड के रिसर्चर्स ने कई काम के मेंटल मॉडल्स ढूंढ निकाले हैं। झगड़े की सिचुएशन में आप चाहते हैं कि दूसरे लोग ऐसे बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं। ये रेसिप्रोसिटी नाम के मेंटल मॉडल से हासिल किया जा सकता है। रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल कहता है कि लोग आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें ट्रीट करते हैं। एक स्टडी ने ये मेजर किया कि एक रेस्टोरेंट में कस्टमर्स अपने वेटर को कैसे टिप देते हैं। अगर वेटर कस्टमर को एक छोटा सा गिफ्ट देता है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि कस्टमर उनके लिए टिप छोड़कर जाएगा। इस स्टडी में ये गिफ्ट था मिंट की गोलियां। 1 मिंट ने टिप को लगभग 3% बढ़ा दिया था। 2 मिंट ने इसे बढ़ाकर 14% तक कर दिया। कुछ वेटर्स ने 2 मिंट दी और फिर तीसरी देने के लिए वापस आए। ऐसा करने से कस्टमर को स्पेशल महसूस हुआ और उनका टिपिंग रेट 23% बढ़ गया। सोशल प्रूफ दूसरा मेंटल मॉडल है जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। इसके हिसाब से लोग दूसरों को ये देखने के लिए रेफर करते हैं कि उनके लिए गए एक्शन सही हैं या गलत। अगर सभी लोग एक ही तरह का एक्शन लेते हैं तो उससे प्रूव होता है कि उनकी एक्टिविटी सही है। सोशल प्रूफ ही है जो उस ट्रेंड को आगे ले जाता है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। लोग अलग अलग तरह के खाने, फैशन या म्यूजिक को तब ट्राई करते हैं जब बाकी लोग इसे ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को सोशल प्रूफ के तौर पर उन्हें फॉलो करने के लिए दूसरों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये जानना कि बहुत से लोग एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं काफ़ी होता है।
आपने कई होटल में अपने टॉवल को रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मैसेज देखा होगा। वो कहते हैं कि आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को बचाते हैं। लेकिन ये मैसेज इतना इफेक्टिव नहीं है। बल्कि एक होटल ने तो ये तक लिखा था कि बाकी सभी गेस्ट्स ने अपने टॉवल्स को रीयूज किया है। इस सोशल प्रूफ मैसेज ने टॉवल के रीयूज को 25% बढ़ा दिया था। लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक और टेक्निक है, कैरेट एंड स्टिक मॉडल। आमतौर पर हम अच्छे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड्स और बुरे बिहेवियर के लिए सजा देते हैं। कैरेट एंड स्टिक मॉडल ज़्यादा कन्विंसिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ही वक्त पर दोनों देता है। ऑपरेशन सीज फायर एक ऐसा कैरेट एंड स्टिक मॉडल था जिसे बॉस्टन में इस्तेमाल किया गया था। गैंग वायलेंस को कम करने के लिए पुलिस एक असरदार प्रोग्राम ढूंढ रही थी। यहाँ गैंग मेंबर्स को दी जाने वाली लंबी और कठोर जेल की सज़ा स्टिक थी। गैंग को छोड़ने वाले आदमी को गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला सपोर्ट कैरेट था। इसके साथ साथ उन्हें जॉब ट्रेनिंग, मेंटरिंग और एक छोटी सी मंथली पेमेंट भी दी जाती। बॉस्टन में ऑपरेशन सीज फायर की कामयाबी के बाद कई शहरों ने ऐसे ही मॉडल बनाए। उनमें से कई तो गन वायलेंस को 60% तक कम करने में कामयाब भी हुए थे। ये मॉडल घर में भी अप्लाई किया जा सकता है। सोचिए कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सब्जी खाएं। आप उनका फ़ोन वापस लेकर उन्हें सज़ा दे सकते हैं, लेकिन साथ ही एक टेस्टी डिज़र्ट जैसा रिवॉर्ड देकर इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। कैरेट एंड स्टिक मॉडल में आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बीच बैलेंस बनाना होगा। कभी-कभी लोगों के लिए कैरेट को नज़रअंदाज करना और स्टिक लेना काफ़ी आसान होता है। कॉर्पोरेट फाइन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप एक कंपनी को एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से रोकना चाहते हैं। वो इससे जुड़े फाइन को नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि उनके वेस्ट को मैनेज करने के मुकाबले ये सस्ता है। लाइफ की सबसे ज़्यादा एडवर्सेरियल सिचुएशंस आर्ग्यूमेंट्स यानी बहस होती है। आप अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे को कन्विंस करना चाहते हैं। ऐसे केस में आपको स्ट्रॉ मैन नाम के मेंटल मॉडल से सावधान रहना चाहिए। ये तब होता है जब आपका ओपोनेंट आपके आर्ग्यूमेंट का जवाब देने के बजाय उसे गलत तरह से प्रेजेंट करता है। एक ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए जो एक दिन में 6 घंटे सिर्फ वीडियो गेम खेलता है। उसकी माँ उससे गेम्स खेलना बंद करके अपना होमवर्क करने के लिए कहती है। बच्चा ये कहकर जवाब देता है कि वो उसे कभी कुछ नहीं करने देती। अब नोटिस कीजिए कि बच्चे ने यहाँ स्ट्रॉमैन का इस्तेमाल किया। उसने होमवर्क और वीडियो गेम से आर्ग्यूमेंट को शिफ्ट करके पेरेंटिंग की तरफ ले गया। गेम थियरी मेनली एडवर्सेरियल सिचुएशंस को जीतने पर फोकस करती है, लेकिन कभी-कभी हारना ज़्यादा बेहतर होता है। ये या तो झगड़े को ख़त्म कर देगा या आपको लॉन्ग टर्म का फ़ायदा देगा। ये आइडिया पिरिक विक्ट्री मेंटल मॉडल में बताया गया है। इस मॉडल का नाम ग्रीस के राजा पिरस के नाम पर रखा गया है। उन्होंने हेराक्लिया की मशहूर लड़ाई में एक बार ग्रेट रोमन आर्मी को हराया था, लेकिन इस लड़ाई में पिरस की सेना ने अपने कई लोगों को खो दिया था। जब रोमन्स और ज्यादा मजबूती से वापस आए तो पिरस लड़ाई हार गए। स्पोर्ट्स में पिरिक विक्ट्री मॉडल को सैक्रिफाइस का खेल के रूप में जाना जाता है। बेहतर पोजीशन पाने के लिए एक मोहर को सैक्रिफाइस करना चेस में काफ़ी कॉमन है। बेसबॉल में सैक्रिफाइस बंट नाम की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये तब होता है जब तेज़ी से स्कोर करने के लिए ज़्यादा अच्छे हिटर को लाने के लिए एक कमज़ोर बैटर खुद को आउट कर देता है। अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल। टेक स्टार्टअप कम्युनिटी 10x इंजीनियर नाम के टर्म का इस्तेमाल करती है। ये उस इंजीनियर को कहा जाता है जो अपने कलीग से कहीं ज़्यादा काबिल होता है। वो प्रोजेक्ट्स को बहुत जल्दी पूरा करने के साथ साथ ज़्यादा इनोवेटिव डिज़ाइंस भी लेकर आता है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस 10x इंजीनियर्स को बहुत वैल्यू देती हैं। आमतौर पर अपनी कंपनी के लिए 10x इंजीनियर्स ढूंढना अच्छा आइडिया नहीं है। ये बहुत ही कम होते हैं और हाई सैलरी मांगते हैं। बेहतर होगा कि आप किसी और तरह के इंसान को ढूंढें। कुछ लोग दिखने में इतने इंटेलिजेंट और यूनिक नहीं लगते, लेकिन अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। इस आइडिया को 10x टीम नाम के मॉडल में एक्सप्लेन किया गया है। 10x इंजीनियर ढूंढने से बजाय एक ऐसी टीम बनाए जिसमें हर मेंबर 10x परफॉर्मेंस दे। ऐसी टीम बनाने के लिए आपको मेंबर्स को समझना होगा और उन्हें सही ड्यूटी देनी होगी। सबसे पहला स्टेप है हर मेंबर की पर्सनैलिटी को समझना। एक कैरेक्टर के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों से इंटरैक्ट करना पसंद है। इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों के साथ घुलने मिलने में घबराहट, उदासी और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इंट्रोवर्ट्स ऐसी जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं जिसमें लंबे वक्त के लिए अकेले काम करने की ज़रूरत होती है। साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं।
दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट वाली जॉब्स के लिए सूटेबल होते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी गलत पोजीशन में डाल देंगे तो वो बहुत ही खराब परफॉर्म करेंगे। कमांडोज, इन्फैंट्री और पुलिस मॉडल ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री के आक्रमण करने के तरीके से बनाया गया है। ये 3 स्टेज में किया जाता है जिनमें इन तीनों ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती है। कमांडोज ऐसे एलीट फाइटर्स होते हैं जो कोई रूल्स नहीं जानते। उनका काम दुश्मनों को चौंकाकर उन्हें ख़त्म करना होता है। नए स्टार्टअप में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कुछ हटकर सोच सकें। इसमें अग्रेसिव सेल्समैन और एक्सपेरिमेंट करने वाले इंजीनियर्स की ज़रूरत है। चाहे उनके सामने कोई भी चैलेंज आ जाए, उन्हें निडर होना चाहिए। आक्रमण का दूसरा स्टेप है प्रोग्रेस करना, यानी आगे बढ़ना। इन्फैंट्री कमांडो से बिल्कुल उल्टी होती है, जिसमें ऐसे डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स होते हैं जो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो कंपनी सक्सेसफुली मार्केट में घुस जाती है, उसे ग्रो करना चाहिए। उसे गवर्नमेंट के साथ डील करते वक्त डिसिप्लिन रहना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को एनर्जेटिक और कम्पेटिटिव होने के साथ साथ सावधान भी रहना चाहिए। जब एक आक्रमण सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद शांति लाना और उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। पुलिस लोगों से रूल्स को फॉलो करवाने और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए होती है। जब कोई कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर लेती है तो वो अग्रेसिव होना बंद कर देती है। प्रॉफिट को बनाए रखने के साथ साथ उसे एक स्टेडी रेट पर ग्रो करने के लिए वर्कर्स को मदद करनी चाहिए। इस स्टेज पर आकर अकाउंटिंग, क्वालिटी अश्योरेंस और पब्लिक रिलेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कमांडोज बनना सूट करता है। कुछ लोगों को पुलिस की जॉब बेहतर सूट करती है। जब आप टीम मेंबर्स को टास्क देते हैं तो उनके नेचर पर खास ध्यान दीजिए। अगर आप एक पुलिस पर्सनैलिटी को एक कमांडो का काम देंगे तो वो फेल हो जाएगा। एक लीडर का काम सिर्फ सही लोगों को हायर करना ही नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके मौजूदा एम्प्लॉयज़ भी ग्रो और इम्प्रूव करते रहें। ये सिर्फ डिलिब्रेट प्रैक्टिस से ही हासिल किया जा सकता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां उनकी लिमिट को टेस्ट किया जाता है। आइए प्लेग्राउंड में खेलते बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर यह प्रैक्टिस डिलिब्रेटली यानी जानबूझकर नहीं की जाती है, क्योंकि इस काम में कोई प्रेशर शामिल नहीं है। यहाँ हर कोई रिलैक्स्ड है और कोई अपना बेस्ट नहीं दे रहा। एक मेंटर असाइन करना डिलिब्रेट प्रैक्टिस को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ये एक एक्सपीरियंस्ड शख्स होता है जो आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छा फीडबैक दे सकता है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट ऐसे 2 मॉडल से बनाया गया है जिनकी जड़ें माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। पहला है पिग्मेलियन इफेक्ट। ये एक महान मूर्तिकार पिग्मेलियन के ग्रीक मिथ से आया है। ये मॉडल बताता है कि जब लीडर को अपनी टीम से ज़्यादा उम्मीदें होती हैं तो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उनमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो वो मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट का ऑपोजिट है गोलम इफेक्ट। गोलम एक पत्थर का जीव था जिसमें जान आ गई थी। लोग उसके लुक्स की वजह से उससे नफरत करते थे, इसलिए गोलम हर रोज़ और ज़्यादा वायलेंट होने लगा। ऐसे ही अगर आपको अपनी टीम से कम उम्मीदें होंगी तो उनके काम का स्टैंडर्ड और उनकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजर्स शेड्यूल वर्सेस मेकर्स शेड्यूल मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग शेड्यूल रखने के बारे में बताता है। मीटिंग या कंपनी के किसी और इवेंट के लिए टाइम फिक्स करने से पहले आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां टास्क लगातार बदलते रहते हैं वहां मैनेजर का काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। उन्हें दिन के हर अगले घंटे में एक नई ड्यूटी मिलती है। इसलिए अगर एक मीटिंग का टाइम फिक्स है तो इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये उनके लिए दूसरे टास्क जैसा है। मेकर्स ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो नई चीज़ें बनाते हैं, जिसमें राइटर्स, असेंबली वर्कर्स और प्रोग्रामर्स जैसे लोग आते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ एक चीज़ पर घंटों काम करते रहते हैं। एक राइटर के लिए शुरुआत करने के लिए 1 घंटा कुछ नहीं है। अगर आप दोपहर के समय मीटिंग शेड्यूल करें तो उनका पूरे दिन का शेड्यूल बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।